नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। महाकुंभ में महाजाम से कोहराम मचा हुआ है। सड़कों पर एक भारी सैलाब देखने को मिल रहा है। जहां तक नजर जा रही है लाखों लाख यात्री परेशान। महाकुंभ में भक्तों का तांता लगा हुआ है और उसी भीड़ के चक्कर में सब परेशान। प्रयागराज का संगम जो रेलवे स्टेशन है वो 5 दिनों तक इन्हीं सब अव्यवस्थाओं को लेते हुए, इतनी भारी भीड़ को देखते हुए बंद कर दिया गया है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली और अब तक जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का जिन्होंने संगम में स्नान कर लिया वो 44 करोड़ तक पहुंच गया है। महाकुंभ के चलते तीर्थ नगरी में भीड़ बढ़ गई है और इसके चलते अयोध्या, मथुरा, काशी का रुख कर रहे हैं अब लोग। रामनगरी में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। महाकुंभ के बाद लोग अयोध्या जा रहे हैं। रोजाना 4 लाख जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो इन तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ पर सियासी वार पलटवार भी देखने को मिल रहा है और महाकुंभ पर अखिलेश यादव का वार देखने को मिला है। तो डिप्टी सीएम का अखिलेश यादव पर पलटवार भी देखने को मिला है। यात्री कई घंटों से कैद है, मतलब अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं, जबकि केशव प्रसाद मौर्य यानी उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अखिलेश जी बिना सोचे समझे बात मत कीजिए। ये केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि अखिलेश यादव के वार पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, मतलब अखिलेश यादव अव्यवस्था को दिखा रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जब पता ना हो तो बिना सोचे समझे मत बोला करिए। केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं। तो आपको बता दें कि श्रद्धालु लगभग 44 करोड़ अब तक प्रयागराज में संगम स्नान में, त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। और 44 करोड़ मतलब अभी तो लगभग 15 दिन का नहावन बचा हुआ है, स्नान बचा हुआ है, अभी अमृत स्नान भी बचे हैं। अभी तो श्रद्धालु तकरीबन अनुमान अभी भी लगभग 10 करोड़ के आसपास लगाया जा रहा है। तो लगभग 44 करोड़ लोग अभी स्नान कर चुके हैं। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रद्धालुओं के सैलाब का। तो ये पहली तस्वीर प्रयागराज, दूसरी अयोध्या और तीसरी जो है वो वाराणसी यानी काशी की बात कर रहे हैं हम। तो प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी, एक जगह यमुना और 2 जगह गंगा। तो ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, आप इन तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि स्नान के दिन वहां का नजारा, वहां के हालात क्या होंगे। तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए चुनौती यह भी होगी कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो वादे उत्तर प्रदेश में भी होंगे या नहीं। जिन नेताओं ने वादे किए थे वो उत्तर प्रदेश के भी हैं, देश के भी नेता हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। बताइए पहले, अगर तय हो गया हो तो। मुझे जानकारी नहीं क्योंकि मैं हवाई जहाज में हूँ। अभी तय हो गया क्या? कौन बन रहे हैं दिल्ली में? जो सरकार कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, ये बताइए पहले, अगर तय हो गया हो तो। तय नहीं हुआ है सर, अभी मंथन चल देखिए, दिल्ली ये अलग बात है, चुनाव में हार जीत होती है। आज अरविंद केजरीवाल नहीं बना पा रहे हैं सरकार। बीजेपी की लिए चुनौती ये भी होगी कि जो वादे दिल्ली में उन्होंने किए हैं वो वादे यूपी में भी होंगे कि नहीं होंगे। वो यही कहेंगे कि वो स्टेट का इलेक्शन था, ये दिल्ली का इलेक्शन नहीं था। लेकिन जिन नेताओं ने वादे किए थे वो यूपी के भी हैं, देश के नेता हैं। तो जो वादे उन्होंने दिल्ली के लिए किए, क्या यूपी में उन पर लागू करेंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में सरकार की होगी। देखिए, हर चुनाव के बाद समीक्षा अपने ढंग से, अपने तरीके से सब करते हैं। चुनाव से पहले कि ये समीक्षा अगर होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। बीजेपी के पास अगर कोई दूसरा दूल्हा हो तो बता दें, अगर उनके पास कोई दूसरा दूल्हा हो तो बताएं। तो दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। संसद में भी बजट सत्र पर चर्चा के दौरान बीजेपी के सांसदों ने उन पर करारा हमला किया। अनुराग ठाकुर ने तो राहुल गांधी को ही आईना दिखा दिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्यम वर्ग को राहत दी तो विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा। उन्हें लगा कि अब तो वोट छिन जाएगा। और इस बीच उन्होंने एक कार्डबोर्ड निकाला और कहा कि इसमें 12 लाख टैक्स फ्री के बारे में बताया गया था। अनुराग ठाकुर ने इसे दिखाते हुए पूछा, राहुल जी चेक कर लीजिए। इस पर बीजेपी के सांसदों ने जमकर ठहाका लगाया।
जीरो चेक कर लीजिए। 1 0 और भी है। अच्छा, सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में एक बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। राहुल तो दिल्ली में केजरीवाल ने कल बैठक बुलाई है। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी की इस बैठक को लेकर कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं, और इस बीच दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा दावा किया है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केजरीवाल भगवंत मान को हटाकर खुद पंजाब का सीएम बनना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कल पंजाब के एमएलओ की बैठक दिल्ली में बुलाई है। ऐसा बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी अब भगवंत मान जी को नालायक बताकर, इनएफिशिएंट बताकर, उन्होंने औरतों का 1000 रुपया देने का वादा पूरा नहीं किया, पंजाब में नशा नहीं वो रोक पा रहे, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर हालात खराब हो गए हैं, ये कहकर भगवंत मान जी को हटाना चाहते हैं, और खुद अपने एमएलओ से ये कहलाकर कि अरविंद केजरीवाल अच्छे आदमी, इनको मुख्यमंत्री बनाओ, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहता हूं, ये पंजाब है, कभी गलती से ऐसा सपना भी मत देखना। पंजाब के लोग किसी सूरत में इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और आपको बनने भी नहीं देंगे। और मैं भगवंत मान जी से भी आग्रह करना चाहता हूं, ऐसे काम इससे पहले हो जाए, आपको सतर्क होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल किसी के सके नहीं है, उन्होंने चाहे कुमार विश्वास हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे उन्होंने सबके साथ धोखे किए हैं, और आप पंजाब के लोगों के साथ धोखा करेंगे। भगवंत मान जी आपके साथ धोखा करेंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर ऐसा आदमी जाके, जो इसने दिल्ली को तबाह कर दिया है, पंजाब के अंदर जो हालात बना रखे और तबाही की तरफ लेके जाए, ये कभी कोई पंजाबी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, और इस जीत के साथ राजधानी में मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा भी जोरों पर है। इस बीच ये पता चला कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी विधायकों में से ही कोई होगा। हालांकि सूत्रों की माने तो बीजेपी किसी महिला विधायक को भी सीएम बना सकती है। सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से यह माना जा रहा है कि बीजेपी राजधानी दिल्ली में डिप्टी सीएम भी बना सकती है। बीते कुछ चुनावों के बाद भी बीजेपी खेमे में डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट देखा गया। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में महिलाओं और दलितों को भी शामिल किया जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो तय करेगा वो सब लीडर्स को मंजूर होगा, इसलिए ये कोई इशू ही नहीं है। और दूसरा जो है, उससे बड़ा इशू ये है कि दिल्ली के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में विश्वास किया है, उनकी नेतृत्व में विश्वास किया, उनके सुशासन में विश्वास किया। उस सुशासन की इम्प्लीमेंटेशन दिल्ली में भी हो जाए, मैं समझता हूं ये हमारे लिए ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। जो मैनिफेस्टो, जो उम्मीद हमने दिल्ली के लोगों की जताई है, उस उम्मीद पे हम खरा उतरे, वो हमारे लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज है, बाकी की कुछ चैलेंज नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पे जो अच्छा सेवा करने के पर्पज पे राजनीति होता है, उसको जब लोगों को सुख पहुंचता है तो उसको अंदरूनी रूप से खुशी मिलती है। लेकिन इस सरकार का तो, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, लोगों के दिक्कत से कोई लेना देना नहीं था। हमेशा हर चुनाव में जब भी कोई सरकार आती है, अच्छी सरकार होती है तो शहर तेज गति से प्रोग्रेस करता है, कम अच्छी सरकार होती है तो कम गति से प्रोग्रेस करता है। ये कयास तब तक लगते रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होगा। केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, संसदीय बोर्ड है,
सुप्रीम पावर है देश के प्रधानमंत्री नड्डा जी, अमित शाह जी, जो तय करेंगे। 13-14 तारीख के बाद नेतृत्व हमारा तय कर देगा, वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। मीडिया में कुछ नाम चल रहे हैं, कोई रेस में, कोई कुछ है, मुझे नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि केंद्रीय नेतृत्व के बगैर सारे नाम चलते रहेंगे। आखिर में जो पार्टी हाईकमान तय करेगी, हरियाणा का उदाहरण देख लो, मध्य प्रदेश का उदाहरण देख लो, राजस्थान का उदाहरण देख लो, उस उदाहरण के बाद तय है। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करता हूं कि जो प्रचंड जीत और आशीर्वाद हम लोगों को दिया है, हम तहे दिल से उसका धन्यवाद करते हैं। और जो अपेक्षा दिल्ली की जनता को है कि हम डबल इंजन की सरकार से काम करेंगे, वो हम निश्चित तौर के ऊपर उसको डबल तेजी से काम करेंगे। रही बात मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री का फैसला जो होता है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, वो उनका काम है, करने दीजिए। हमारा काम ये है कि जो हमें मैंडेट दिया गया है जनता के द्वारा कि उनकी सेवा करने का, वो हम बखूबी करेंगे। आज समस्याएं दिल्ली के अंदर या मेरे मोती नगर के अंदर, जिससे जहां से मुझे लोगों ने आशीर्वाद दिया है, वहां पे पीने की पानी की समस्या है, वहां पे सीवर की समस्या है, वहां पे सड़कों की समस्या है। वो समस्याओं को हल करने का काम हम करेंगे। मुख्यमंत्री बनाने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड, शीर्ष नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, वो उनको करने दीजिए। हम अपना काम करेंगे जो हमें बोला गया है जनता के द्वारा कि आप हमारी सेवा करिए, हम वो सेवा करेंगे। वो फैसला जो भी है वो अच्छा होगा। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। भारत का पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर एक बार फिर सुर्खियों में है। वो ये कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मणिपुर में लंबे वक्त से चली आ रही जातीय हिंसा को लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि बीजेपी के विधायक भी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे। मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में एन बीरेन सिंह का कार्यकाल कई विवादों से घिरा रहा, लेकिन कुकी और मैतेई समुदायों के बीच हिंसा की वजह से सबसे ज्यादा सवाल उठे। अब एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद सियासत भी पूरी तरीके से गर्म है। एन बीरेन सिंह के इस्तीफे को लेकर आपको राजनीतिक प्रक्रियाएं कुछ आई हैं, एक बार आपको वो सुनवाते हैं, सुनिए। कि विपक्ष तो बार बार मणिपुर की बात उठा रहा है ही। भाजपा जितने बार मणिपुर के मुद्दे को दबा रही है, हम मणिपुर की स्थिति पर और प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारा दबाव भी काम में आया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाजपा के पास आज भी मणिपुर में शांति लाने का कोई भी योजना उनके पास नहीं। ये सिर्फ मुख्यमंत्रियों का म्यूजिकल चेस खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अविश्वास प्रस्ताव के लिए संख्या नहीं थी तो मुख्यमंत्री वो बदलना चाहते हैं। लेकिन हमारी वास्तविक ख्वाहिश ये है कि मणिपुर में अमन और शांति आए ताकि विकास हो। लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात पे हस्तक्षेप नहीं करते, विदेश भ्रमण पे जाते हैं और जिस प्रकार से लोगों से मिलना चाहिए वो उनके पास यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स जो गंदी गंदी जोक करते हैं उनके साथ मिलने के लिए समय है, लेकिन मणिपुर के लोग, समाज, मणिपुर के युवाओं के साथ मिलने के लिए कोई समय नहीं। ये बहुत अफसोस। इस देश में हम एक मणिपुर के जनता की हिफाजत नहीं कर सकते हैं, बेटियों की हिफाजत नहीं कर सकते हैं और 2 साल तक उनको अपने हालात पर हम छोड़ दें। एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री, एक ऐसी सरकार जो न तो मणिपुर की चिंता करती है न नॉर्थ की चिंता करती है, उन्हें वोट बैंक के स्टेट की चिंता है, जहां 1 MP हैं, जहां 2 MP हैं, जहां कोई मतलब नहीं है चुनाव का, जहां पैसे से चुनाव होते हैं, पैसे से स्टेट चलती है। इनको लगता है कि नॉर्थ जो है वो मेरे खैरात पर जिंदा रहता है। जो भी सरकार आती है उन्हें लगता है ये मेरे खैरात पर, नॉर्थ का कोई मतलब ही नहीं है। इस तरह भूटान को ये छोड़ देते हैं, नॉर्थ को छोड़ देते हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं, ऐसे समय में मेरा मानना है कि आंख में धूल झोंकने वाली जो बात है, जो सियासत है बीजेपी की, 2 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। जब से वहां त्रासदी हुई और महिलाओं का के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ, और बड़ी खेद की बात है कि ये सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार,
सरकारें चलाना नहीं जानते। जल गया मणिपुर। वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जैसे मुर्गी का दड़बा आपने देखा होगा, छोटे छोटे उसमें जंगले लगे होते हैं, लोगों ने अपने घरों पे लगाया हुआ है, क्योंकि आम लोगों में इतना आक्रोश है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्होंने सोचा शायद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन शांत ऐसे नहीं होता। जो अत्याचार हुआ मणिपुर में, उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। देखिए, ये तो बिल्कुल सच है कि मणिपुर में 2 साल तक भयानक नरसंहार होता रहा, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहा, कानून व्यवस्था सत्यानाश रही और इस सरकार के कान पे जूं तक नहीं रखी। यही इस्तीफा पहले करवा लेते और वहां हालत सुधारते तो शायद बहुत अच्छा होता। 2 साल बाद केंद्र सरकार जागी और उनका इस्तीफा करवाया। जब उन्होंने बहुमत खो दिया, कांग्रेस विश्वास प्रस्ताव ला रही थी, उसमें भाजपा के लोग भी समर्थन करने वाले थे, तो वीरेंद्र सिंह तो ऐसे भी जाने वाले थे। तब मजबूरी में उनका इस्तीफा किया, जिद में उनका इस्तीफा नहीं कराया। मणिपुर के हजारों लोग जो है तबाह हुए, लोग परेशान हुए, घर बार हुए, मतलब लोगों के जलाए गए, इतना संकट हुआ, लेकिन ये सरकार नहीं छेती। अब इस्तीफा कराया, अब स्थिति सुधारे, देखें क्या करते हैं। बीरेंद्र सिंह जी का अच्छा शासन रहा है और उन्होंने स्वयं से समाज सेवा में अपने आप को समर्पित करने का संकल्प लिया है। ये और बड़ा उनका कदम है और मैं यही कहूंगा कि वीरेंद्र जी ने एक अच्छा नेतृत्व दिया है और जो उनका निर्णय है वो स्वयं से लिया गया निर्णय, तो उसका सबको सम्मान करना चाहिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर अयोध्या के रुदौली से है, जहां विधानसभा क्षेत्र में भव्य मां कामाख्या धाम का महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। यह आयोजन 6 मार्च से 12 मार्च तक चलने वाले इस धार्मिक आयोजन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। इस महोत्सव की रूपरेखा तैयार कर ली गई है और विधायक रामचंद्र यादव इस आयोजन में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जबकि संयोजक की जिम्मेदारी नगर पंचायत अध्यक्ष शीतला प्रसाद शुक्ला को सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अगर वो आते हैं तो ये महोत्सव और भी भव्य बन जाएगा। प्रदेश के मां कामाख्या धाम में जो है अयोध्या महोत्सव का कार्यक्रम, मां कामाख्या महोत्सव का कार्यक्रम होगा। ये 7 दिवसीय कार्यक्रम होगा, जो आगामी 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक की होगा। और इसकी रूपरेखा जो है रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव ने तैयार की है। ये देख सकते हैं कि मां कामाख्या देवी का मंदिर है, जो सब स्थिति में भी इसका वर्णन है, तो ये अपने आप में एक बड़ा महत्व रखता है उत्तर प्रदेश में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है जो धार्मिक स्थल उसको बढ़ावा देने का काम किया है। उस तरीके से देखा जाए रुदौली विधानसभा में जो महोत्सव होने जा रहा है, तो एक अलग ही इसकी मिसाल देखने को मिलेगी। हमारे साथ रामचंद्र यादव विधायक, उनसे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके का महोत्सव ये कार्यक्रम होने जा रहा है? ये माता जी की इस धरती पर हम सब पिछले कई वर्षों से इस स्थान की गरिमा और महिमा का कैसे विस्तार हो सकता है, पूरे प्रदेश में, देश में, दुनिया में कैसे इस स्थान पर लोग आ सकते हैं, उनको पहुंचाने के लिए, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए काम किया गया। जिसी क्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस स्थान को नगर पंचायत का दर्जा दिया। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री की बागडोर संभालने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों पर, खासतौर से देवी स्थानों को विकसित करने का जो काम हमारी सरकार ने किया है, उसी क्रम में हम सब ने तय किया है कि मां कामाख्या धाम को अयोध्या में हर हाल में नंबर 1 पर लाना है। और देवी स्थानों में सबसे बड़ा स्थान होने के नाते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाओं में यहाँ पर कामों की स्वीकृति करी है। अब जब मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि हर विधायक अपने क्षेत्र में एक पौराणिक, एक धार्मिक स्थल को विकसित करने के लिए काम करे, उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के काम करे, तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे रुदौली में मां कामाख्या धाम। तो मां कामाख्या धाम को हर हाल में ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए माता जी की कृपा, उनका भी आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहे और इसी तरह के कार्यक्रम होते रहे। उसमें एक काम और नया जोड़ दिया गया कि हम लोग 6 मार्च से लेकर के 12 तारीख तक भव्य और दिव्य मां कामाख्या धाम महोत्सव आयोजित कर रहे हैं, जिसको अच्छे ढंग से संपादित करने के लिए, अच्छे ढंग से मनाने के लिए सभी मां भक्तों से अपील करते हैं कि इस कार्यक्रम में अपनी विशेष भूमिका का निर्वहन करें, सहभागी बने, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस महोत्सव में किस तरीके के कार्यक्रम होंगे? 6 दिन के, 7 दिन का कार्यक्रम है। महोत्सव में इन 7 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम होंगे। किसी दिन हम कन्या पूजन का कार्यक्रम करेंगे,
किसी दिन कवि सम्मेलन करेंगे, किसी दिन साहित्यिक मंच सजाएंगे, किसी दिन संगीत का कार्यक्रम करेंगे, किसी दिन भजन संध्या करेंगे। इस तरह से रोज हमारे कार्यक्रम अलग अलग दिनों में होते रहेंगे। क्या करेंगे आप? तो अगली खबर आगरा से है, जहां पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा चलाया हुआ है। ऑपरेशन लंगड़े के तहत आगरा पुलिस कमिश्नर के निर्देश में लगातार अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लंगड़ा ऑपरेशन के तहत पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ होती है और पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने उन पर फायरिंग किया और पुलिस ने आत्मरक्षा की फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली मार दी। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। तो खबर इटावा से है, जहां महाकुंभ में स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें 21 श्रद्धालुओं की मौत हो गई तो वहीं 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सभी श्रद्धालु प्रयागराज से स्नान कर नोएडा वापस लौट रहे थे, तभी बस को पीछे से एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बस मौके पर ही पलट गई। आपको बता दें कि घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें इटावा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। तो अगली खबर बांदा से है, जहां महाकुंभ में स्नान के बाद वापस लौट रहे श्रद्धालुओं की कार डंपर से टकरा गई और इस हादसे में एक की मौत हो गई। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल भी हुई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वही सूचना की जानकारी होने पर पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुट गई। तो खबर अलीगढ़ से है, जहां अखिल भारतीय करड़ी सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता में एएमयू में बीफ पार्टी मेन्यू का नोटिस जारी किए जाने के विरोध में पुलिस लाइन में प्रदर्शन कर सीओ तृतीय को ज्ञापन सौंपा। नोटिस जारी करने वाले छात्रों को एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निष्कासित कर गिरफ्तार करने और सुलेमान हॉल के प्रोवोस्ट को निलंबित करने की मांग की गई है। पुलिस अधिकारी घटना के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच करने की बात कर रहे हैं। तो खबर अमरोहा से है, जहां कलयुगी मां ने 2 बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि बच्चों की हत्या के बाद अपना गला भी धारदार हथियार से काट लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है कि आखिर इस महिला ने ऐसा क्यों किया। पूरा मामला सादात थाना क्षेत्र का है, नौगांव सादात। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यू वॉइस। नमस्कार।